नमस्कार। अध्याय संख्या 11 चेतक की वीरता। यह एक कविता है। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। इस पंक्ति की व्याख्या है। पंक्ति में कवि बताते हैं कि चेतक युद्ध के मैदान में इतनी तेजी से दौड़ता था कि वह अद्वितीय निराला बन गया था। उसकी गति इतनी अधिक थी कि हवा भी उसके सामने धीमी प्रतीत होती थी। यह दर्शाता है कि चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, बल्कि अपने समय का सबसे तेज और वीर घोड़ा था। गिरता न कभी चेतक तन पर, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। इसकी व्याख्या है। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। यह कवि बताते हैं कि राणा प्रताप ने चेतक पर कभी कोड़ा नहीं मारा, क्योंकि चेतक बिना किसी प्रोत्साहन के ही पूरे जोश से दौड़ता था। उसकी गति और ऊंचाई ऐसी थी कि वह दुश्मनों के सिर पर दौड़ता हुआ प्रतीत होता था, या वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह आसमान में उड़ रहा हो। जो तनिक हवा से बाग हिली, जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। इस पंक्ति में बताया गया है कि चेतक बहुत ही सतर्क और फुर्तीला था। यदि युद्ध के मैदान में जरा भी संकेत मिलता कि उसे दिशा बदलनी है, तो वह तुरंत मुड़ जाता था। उसकी यह अक्षमता इतनी अद्भुत थी, इतनी अत्यधिक तीव्र थी कि जब तक राणा प्रताप की नजर पुतली किसी दिशा में घूमती, तब तक चेतक वहां पहुंच जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह डालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। इस पंक्ति में चेतक की चपलता और बहुत बहादुरी का वर्णन किया गया है। युद्ध के मैदान में जब भाले और ढालें चमक रही थी, तब भी वह बिना डरे आगे बढ़ता गया, और वह तलवारों के बीच सरपट दौड़ता था और किसी भी चीज से नहीं डरता था। है यही रहा अब यहाँ नहीं, है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। इस पंक्ति में चेतक की गति और अप्रत्याशित चालों का वर्णन किया गया है। युद्ध के दौर चेतक इतनी तेजी से इधर उधर घूमता था कि दुश्मनों को समझ ही नहीं आता था कि वह कहाँ है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहाँ चेतक पहुंचा न हो, और कोई भी ऐसा दुश्मन नहीं था जिसके सिर पर उसने प्रहार न किया हो। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा, विकराल वज्रमय बादल सा, अरि की सेना पर गहर गया। यहाँ चेतक की गति और आक्रमण का वर्णन किया गया है। वह एक नदी की तरह तेजी से बहता हुआ बढ़ता गया, और जहाँ जरूरत थी वहाँ ठहर भी जाता था। उसकी उपस्थिति ऐसी थी जैसे भयंकर बिजली गिर रही हो, या कोई विकराल बादल युद्ध के मैदान में गरज रहा हो। भाला गिर गया गिरा निशंग, भाला गिर गया गिरा निशंग, है टांपों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। श्याम नारायण पांडे। यहाँ युद्ध के परिणाम का वर्णन किया गया है।
युद्ध के मैदान में भाले और हथियार गिर रहे थे। चेतक के खुरों की आवाज से जमीन गूंज उठी थी और दुश्मन इस अद्भुत घोड़े को देखकर स्तब्ध दंग रह गए थे। चेतक की गति और पराक्रम को देखकर शत्रु घबरा गए थे और उसकी वीरता से प्रभावित हो गए थे। अब इस कविता के कवि परिचय के बारे में पढ़ते हैं। वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण पांडेय की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति हल्दी घाटी का प्रकाशन सन 1939 में हुआ था। अभी आपने जो चेतक की वीरता कविता पढ़ी है वह हल्दी घाटी का ही एक अंश है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था। अध्याय संख्या 12 है। पाठ का नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बम्बई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी कहने की दुनिया में मुझे एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। अतएव मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। जहाज विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। शहर के बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम हैं। लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थी और उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्कुट खाने को दे देते थे। अतएव मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते हैं। बड़ी दूरी तय करने के बाद, या यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर भी कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेरकर 8-10 मोटरें खड़ी थी। तुर्रा यह कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों और शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम लोग तुच्छाति तुच्छ हों और उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हो। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जम्भाई ली, दूसरे ने देह को ताना, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 और चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है, अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ ठिठके खड़े रहे। बाकी हिरण ठिठके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे थे और सहज प्रवृत्ति हिरणों को यह समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। अब यह बात समझ में आई कि हिरण भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है, अतएव मैंने तय कर लिया कि अब घर लौटना चाहिए। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज में उड़े। जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहाँ रात के लगभग 10 बज रहे थे।
रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहां आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई कोई 30 मील है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 720 वर्ग मील आका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है, भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं और जहाँ 53% लोग हिंदू हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई हैं तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी। मॉरिशस वह देश है जहाँ माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है। चूंकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है, मगर जनता वहाँ क्रेओल बोलती है। क्रेओल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है और क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद का या सारन की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है, भारतीयों के कारण मिली है। मॉरिशस के असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख एवं औद्योगिक अथवा एकमात्र उद्योग है। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण, रामचरितमानस का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों में मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना आरंभ कर दे जितने स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित हैं, किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है। मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा लिया है और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है, किंतु वहाँ पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं ले जाते, न अपवित्रता का वहाँ कोई व्यापार करते हैं। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल भरकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा
शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे कृत्य वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर। आइए अब इस यात्रा वृत्तांत के लेखक का परिचय समझते हैं। आपने जो रोचक यात्रा वृत्तांत पढ़ा है उसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। दिनकर की रचनाओं की विशेषता है भारत और भारत की संस्कृति। उनकी रचनाओं में वीरता, उत्साह और देश प्रेम का भाव अधिक है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत का गौरवगान उनकी रचनाओं का विषय बना रहा। उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे मिर्च का मजा, पढ़कू की सूझ, सूरज का ब्याह इत्यादि। अध्याय संख्या 13 है। पाठ का नाम है पेड़ की बात। बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद वसंत आया। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है, और जो अंश ऊपर की ओर उठता है उसे तना कहते हैं। सभी पेड़ पौधों में जड़ व तना ये 2 भाग मिलेंगे। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह की ही रखो, जड़ नीचे की ओर हो जाएगी, वह तना ऊपर की हो और उठेगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। 2-1 दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब मालूम हो गया हो। उसकी सब पत्तियाँ और डालियाँ टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठ आई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर बोई होगी। देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे। कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ आए हैं। हम जिस तरह भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होठ देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की जरूरत न हो तब दोनों होठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषयुक्त वायु बाहर निकलती है, उसे
अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो। जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। पेड़ों के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निःशेष कर डालते हैं और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश न मिलने पर ये बच नहीं सकते। पेड़ पौधों की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां व खिड़कियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। वन अरण्य में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में सचेष्ट हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, इसलिए वे पेड़ों से लिपटी हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश की ही जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य का ही प्रकाश ऊर्जा है। पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। पशु डांगर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। अनाज व सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते हैं। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं। कोई कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं। बीज ही उनकी संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है, जैसे जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है, जरा सोचो तो। पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। तुमने कथा तो सुनी होगी स्पर्शमणि की, अर्थात पारस पत्थर की, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। मेरे विचार से माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह न्योछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाणी में पुकार करते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियाँ दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे। मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उन्हें मोह माया का लोभ नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है।
जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। पहले हवा ब्यार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। आइए अब लेखक के जीवन परिचय के बारे में समझते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति के अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों, जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। वे जीव विज्ञान, भौतिक वनस्पति विज्ञान और विज्ञान कथा लेखन में रुचि रखने वाले एक बहुविध व्यक्ति थे। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र व एक प्रजनन प्रणाली होती है और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं। इस प्रकार वे यह स्थापित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे कि पौधे किसी भी अन्य जीव रूप के समान होते हैं। विज्ञान जैसे विषय को भी चित्रात्मक साहित्य स्वरूप प्रदान करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के द्वारा संचार स्थापित कर एक बड़ी वैज्ञानिक खोज की है। पेड़ की बात का बांग्ला से हिंदी में अनुवादन शंकर सेन ने किया है।